सोशल मीडिया पे अंजना ओम कश्यप का ये वाला वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो रहा है। अंजना ओम कश्यप लाइव सेशन के दरमियान वो बातचीत करती हैं तो सवाल करते वक्त एक सवाल का जवाब दे रही थी और कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी भी आप सवाल कीजिए तो वो आंखों में आंखें डाल करके सुनते हैं। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। देखिए अंजना ओम कश्यप जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन किया, तो कम से कम इस बात को आप अपनी लाइफ में अपने चैनल के माध्यम से जनता के हित के लिए प्रयोग कर सकती थी। 10 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अभी प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। क्या आपने कभी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके जनता के लिए कभी कोशिश की है उस सवाल का जवाब लेने के लिए जिसकी वजह से ये स्ट्राइक की जा रही है? आप मुझे इस बात का बताइए। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आप चाहे जैसी भी बात कर लीजिए, बेहतरीन पत्रकार आप हो जाइए, लेकिन जब बातें आती है सरकार की आंखों में आंखें डालने का आप ही को अवसर मिलता है, हम जैसे लोगों को तो कभी ना ही मिलेगा और ना ही मिलने वाला है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। जब आपको अवसर मिलता है तो आखिर क्यों आप लोग इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं, उसकी जड़ तक क्यों नहीं पहुंचते हैं और सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है। फिलहाल मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कैसे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 10 लाख से अधिक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, लेकिन मीडिया में ना ही इसका कवरेज मिला और ना ही इन डेप्थ एनालिसिस मिला। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नेशन वाइड स्ट्राइक करते हैं, लेकिन बिना किसी भी नतीजे पहुंचे ये स्ट्राइक 2 दिन के बाद ही खत्म हो जाती है। ना मीडिया में इसको कवरेज मिलता है और ना ही सरकार की तरफ एज यूजुअल कोई रिस्पॉन्स। ये हड़ताल किसने की थी? ये हड़ताल अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन सहित 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई थी। दरअसल देखो, वजह यह थी कि फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की विनिवेश योजना के तहत 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी। निजीकरण का रास्ता और आसान हो जाए उसके लिए सरकार ने बैंकिंग कानून विधेयक 2021 को संसद में मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। अब सरकार इससे पहले आपको पता ही है 2019 में आईडीबीआई में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेच करके बैंक का निजीकरण किया था और साथ ही पिछले 4 वर्षों में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया है। अब इस प्राइवेटाइजेशन का ये 10 लाख से अधिक कर्मचारी सरकार को कह रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, लेकिन मीडिया कवरेज करने के लिए नहीं पहुंचता है। एक समय देश में कुल 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे, इस समय मात्र 12 सरकारी बैंक बचे हैं। सरकार इन्हीं को कम करके 8 पर लाना चाहती है। एक समय यह भी कहा जाता था कि बैंक ब्रांच को और बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अब मर्जर के कारण जो ब्रांचेस हैं वो बंद होती जा रही हैं। आपको पता है, ये सारी जब रिपोर्ट में पढ़ता हूं तो आपको पता चलेगा कि कैसे सरकारी बैंकों से पहले लाखों करोड़ों रुपए प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए कहा जाता है और जब प्राइवेट सेक्टर बैंक इनको पैसा वापस दे, रिटर्न करने की बात आती है तो नहीं कर पाते, तो सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू करवा दिया जाता है और इन्हीं सरकारी बैंकों से कहा जाता है कि आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा इन प्राइवेट सेक्टर को दिए गए पैसे से मजबूरी में। और फिर एज यूजुअल फिर उनको सरकार को घाटा होता है और प्राइवेटाइजेशन का हम तर्क देते हैं तो कहते हैं कि सब नकारे हैं, निकम्मे, काम तो करते नहीं है, हमारा पैसा इन्होंने डुबोया हुआ है, प्राइवेटाइजेशन होगा तभी सुधार हो सकता है। दोस्त, अगर ऐसी बात है तो एक डाटा समझ लीजिए। सरकारी बैंकों ने 13 प्राइवेट कंपनियों के बकाया 4,86,800 करोड़ रुपए को मात्र 1,61,820 करोड़ रुपए में सेटल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पब्लिक सेक्टर बैंक को 2,84,980 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब आपने कभी यह सवाल करने की कोशिश की है, फिर एनालाइज खुद से करने की कोशिश की है कि आखिर क्यों प्राइवेट कंपनी के बकाये को क्यों सेटल कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स? पड़ताल कीजिए, अगर नहीं की तो कोशिश कीजिए, आज से कीजिए। अगर आप कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से सुधार होगा और देश कमाल करेगा, अगर ऐसा आप कहते हैं तो एक बात समझ लीजिए मेरी, क्योंकि ये डाटा मैं इसको किस तरह से इंटरप्रेटेट करूं ये आप मुझे बताएंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई है। इसमें रिपोर्ट में कई आंकड़े सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि आर्थिक सुधार के नाम पर प्राइवेटाइजेशन की नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत लंबा कर देती है। भारत को जब आजादी मिली तब भारत की 1% सबसे अमीर लोगों के पास भारत की कुल आमदनी का तकरीबन 11% हिस्सा था।
इस समय 50% सबसे गरीब लोगों के पास भारत की कुल आमदनी का तकरीबन 18% हिस्सा था। आजादी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि एक गरीब मुल्क ने नेहरू की प्रगतिशील सोच की अगुवाई में सोशलिज्म की नीति अपनाई। वो कहते हैं कि सरकार ने अपने बिजनेस के कामकाज को करेगी और उस पर नियंत्रण भी रखेगी। इसका नतीजा क्या होता है कि साल 1981 आते आते भारत के सबसे अमीर लोगों की भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी साल 1951 से घटकर के तकरीबन 6% पर पहुंच जाती है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन का फैसला सरकार के द्वारा लिया जाना शुरू होता है तो 1981 से लेकर के 2020 की सरकारी नीति में प्राइवेटाइजेशन के बोलबाला का नतीजा यह निकलता है कि आधी जनता पहले से भी ज्यादा गरीब हुई है। साल 2020 में 1% अमीर लोगों के पास भारत की कुल आमदनी की हिस्सेदारी 21% हो गई है। अब इस 1% की हिस्सेदारी भारत की कुल संपत्ति 33% हो चुकी है और 10% सबसे अमीर लोगों की हिस्सेदारी भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी 57% हो गई है। इन 10% सबसे अधिक अमीर लोगों की हिस्सेदारी कुल संपत्ति में 63% हो गई है, जबकि सबसे गरीब 50% की भारत की कुल संपत्ति में हिस्सेदारी महज 5.9% है और कुल आमदनी में हिस्सेदारी महज 13% है। अभी हिस्सेदारी और परसेंटेज सुन के आपको समझ में नहीं आया होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, असमानता की जो दर है वो लगातार कितनी बढ़ती जा रही है। पीछे बैकवर्ड कीजिए, फिर सुनिए, समझ में आ जाएगा। देखो रशिया का एग्जांपल मैं लेता हूं, तो रशिया भी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे चल रहा है। डाटा यह बताता है कि साल 1991 से लेकर के 2020 तक रशिया के लिए आकलन करके यह डाटा बता देता है कि उनकी 50% सबसे गरीब लोगों की आमदनी की सालाना बढ़ोतरी -1.1% से हो रही है। यानी कि रशिया के सबसे गरीब 50% लोगों की आमदनी पिछले 20 साल से हर साल बढ़ने के बजाय तकरीबन 1% घाटे में चल रही है। अब मुझे बताइए डाटा को कैसे इंटरप्रेट करना समझदारी होगी। वीडियो खत्म करने से पहले यूपीएससी वालों के लिए एक सवाल है और इसको रट के जाइए। ऐसी कौन सी खाद्य वस्तु थी जिसे अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने शादी के बाद अपने पति के लिए बनाई थी? उत्तर रट के जाइएगा, आपका प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करने में आपको आसानी होगी। अखिलेश यादव की भीड़ हमने बहुत देखी है। अब इस भीड़ को देखने के लिए इनकम टैक्स आ गया है। अब राहुल गांधी ने आज अमेठी में रैली की है, वहां भीड़ बहुत देखी है। अब शायद ईडी या फिर सीबीआई भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं उन लोगों को सोशल मीडिया पे देख रहा हूं जो वो ये कहें कि ये तो रेगुलर रूटीन है, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।